Hello students, today I will tell you about the macroeconomics topic chapter 4 money. We all use money in our daily life. आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है पैसा. गाना भी है, आप सुनते हैं, पैसा पैसा क्या करती है. तो उसी पैसे के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है कि ये पैसा क्या है, किसे हम पैसा कहते हैं. रुपया. जब तक हम उसको अच्छी तरह से जान नहीं लेते तो हम उसको अपने जीवन में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और ये आज आपकी इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक भी है. पूरी इकोनॉमी भी इसी पैसे के पीछे पड़ी है कि किस तरह से इस पैसे को बढ़ाया जाए. तो बच्चों, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जानने के लिए है कि मीनिंग ऑफ मनी एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ मनी. टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मनी. नाउ our intention is to know about the money. What is money? Everything or anything which has common acceptability for exchange is called money. वो कोई भी चीज़ जो किसी वस्तु के लेन देन के लिए प्रयोग होती है उसे पैसा कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है. आज मुद्रा का यूज़ हम किसी वस्तु को लेन देन के लिए कर रहे हैं. हम अपने रुपए को, अपनी मुद्रा को रुपया कहते हैं. अमेरिका के अंदर इसको डॉलर कहा जाता है, जापान में इसको युआन कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको टका कहा जाता है. तो ये इस मुद्रा के नाम है अलग अलग, और सब मुद्रा का काम वस्तुओं का लेन देन के काम को आसान बनाना है. तो मुद्रा का मनी की डेफिनेशन क्या हुई कि मनी एनीथिंग विच इज कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी फॉर एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट विच इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मनी. मुद्रा का क्रमिक विकास. कि जो आधुनिक मुद्रा आज आप मार्केट में, बाज़ार में देख रहे हैं, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ. अगर हम बैक एंड बैक इन द प्रिमिटिव स्टेज अगर जाते हैं तो उस समय मुद्रा नहीं थी. इसका हमारी ज़रूरत के अनुसार समय के साथ साथ विकास हुआ. जब मुद्रा नहीं थी तो फिर लेन देन का काम कैसे चलता था, उस काम को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, बार्टर सिस्टम. इसके बारे में और डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे. वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था. इसे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता था. सभ्यता के विकास की शुरुआती दौर में हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी. एक गांव ही अपने आप में पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर था, क्योंकि निर्भरता ही मनी के विकास यानी कि इसके इवोल्यूशन, इंटरडिपेंडेंस, इसका कारण है. जब पूरा गांव एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर था, किसान अनाज उगाता था, वो जुलाहे से अनाज दे करके कपड़ा ले लेता था, मोची से अनाज दे करके जूते बनवा लेता था, लोहार से अपने अनाज दे करके औजार बनवा लेता था. तो उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, हमारी जो वांट्स हैं वो मल्टीपल होती चली गई. तो जो बार्टर सिस्टम था वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं था. आज अगर आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अपने चारों तरफ अगर नज़र डालते हैं तो आप देखिए कि आपकी कितनी आवश्यकताएं हैं. मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर एसी है, फ़ैन है, कैमरा है, चेयर है, टेबल है, लैपटॉप है, अलमारी है, और भी बहुत सारी अन्य
चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि कोई भी एक व्यक्ति अपने आप उन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। तो इसी अनुसार प्रिमिटिव स्टेज में हमारी भी आवश्यकताएं जब मल्टीपल होती चली गई तो जो बार्टर सिस्टम था वो पर्याप्त नहीं था हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसलिए जो एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस थी उसकी वजह से पैसे का उद्भव हुआ, उसका क्रमिक विकास हुआ। शुरुआती दौर में जब इंसान बहुत ज़्यादा सभ्य नहीं था उस दौरान वो पशुओं की हड्डियाँ, कुछ विशेष प्रकार के पत्थर, पशुओं का चमड़ा, इस तरह से उसने रुपए की तरह यूज़ किया कि वो इन चीज़ों को दे करके उसके बदले कुछ सामान ले लेता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, हमने मेटल्स की खोज की। तो शुरुआती दौर में गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, एलॉय के मेटल कॉइन्स, उसके बाद पेपर मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, एंड नाउ ई मनी। जैसा कि आज आप देखते हैं, जिस दौरान मैंने इसे शूट किया कि कोरोना का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ है, आप घर बैठे ही अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, अपनी डीटीएच चार्ज कर रहे हैं, मार्केट में से कोई सामान मंगवा रहे हैं, उसको दे रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, उसे ही ई मनी कहा जाता है। एंड दिस इज़ द वे हाउ द इवैल्यूएशन ऑफ मनी इज़ टू बी रीड आउट। शुरुआती दौर में हमने हड्डियों को, पत्थरों को, पशुओं के चमड़े को यूज़ किया वस्तुओं के लेन देन के लिए। फिर हमने गोल्ड कॉइन्स को, सिल्वर को, मेटल कॉइन्स को, पेपर मनी को, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स को, एंड नाउ द ई मनी। इस तरह से ये इवैल्यूएशन ऑफ मनी को हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वो है जिसको हम डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है। बार्टर सिस्टम जैसा कि वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना, वस्तुओं का वस्तुओं के बदले लेन देन करना, इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इसको दूसरी भाषा में 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए MCQs के अंदर आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम। इट इज कॉल्ड CC इकोनॉमी, commodity to commodity economy. तो barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods. ये उसकी डेफिनेशन है, वस्तुओं का लेन देन वस्तु। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। जब शुरुआती दौर में हमारी पॉपुलेशन कम थी, हम एक दूसरे को बहुत निकटता से जानते थे, बड़े फैमिलियर थे, हमें पता था कि कौन क्या काम करता है और हमें कौन सी चीज़ किसके पास मिल जाएगी। हम उसके पास गए, अपनी वस्तु दी और उससे ले लिया। कपड़ा लेना है, जुल्हाई के पास गए, उसको अनाज दिया और उससे कपड़ा लिया। जूते लेने हैं, मोची के पास गए, उसको अनाज दिया और उससे जूते लिए। लेकिन जब आज देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है और हमें ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति किस वस्तु का उत्पादन कर रहा है और किस व्यक्ति को किस वस्तु की आवश्यकता है, तो आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बार्टर सिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल आवर वांट्स। ये उसकी ड्रॉबैक्स थी, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, बार्टर सिस्टम अपनी महत्व को, अपनी इंपॉर्टेंस को खोता चला गया। तो आज हमने मनी को यूज किया उसकी जगह, और मनी ने बार्टर सिस्टम को पूरे सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर कर दिया। अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम की मेनली क्या ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से ये जो हमारा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उससे बाहर चला गया। तो इसके अंदर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली 4 सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको केयरफुली देखेंगे। Yes students, drawbacks. बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दिया जाता है। उसमें कोई भी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड की तरफ से डिमांड की जाती है आपके क्वेश्चन पेपर में। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स।
बार्टर सिस्टम के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बार्टर सिस्टम कैरी आउट नहीं हो सकता था, वो काम नहीं करता था। तो अभी सबसे पहले समझना है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं समझता मैं, क्योंकि आपने 9th 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो बार्टर सिस्टम का है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स implies that the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange with one another to satisfy their wants। यानी कि दो लोगों, व्यक्तिगत लोगों के पास उन दो वस्तुएं का होना जिससे वो एक दूसरे को दे करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं। मुझे गेहूं दे करके चावल खरीदना है, तो मुझे एक मार्केट में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की आवश्यकता है और मुझे वो चावल देने के लिए तैयार है गेहूं के बदले में। इसे एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर डबल कोइंसिडेंस वांट्स को ढूंढना एक आसान काम नहीं है। इट्स ए वेरी कम्बरसम वर्क, भारी भरकम काम है। आप कहाँ घूमेंगे अपने सामान को उठाए उठाए गली गली मोहल्ले मोहल्ले कि आप कहेंगे कि गेहूं लीजिए और उसके बदले चावल दीजिए? तो ये बहुत मुश्किल है आज के आधुनिक इस मॉडर्न एरा के अंदर। इसलिए ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पूरा नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से बार्टर सिस्टम हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आज आप अपनी बाइक, अपनी कार की वैल्यू मार्केट में लगा सकते हैं। कार की वैल्यू 5 लाख, बाइक की वैल्यू 1 लाख रुपए। जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं और उसके बदले पैसा ले सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में उसको ले जा सकते हैं और उसकी वैल्यू ले सकते हैं। अब सोचिए, अगर बार्टर सिस्टम है और आप अपनी बाइक या कार को बेचना चाहते हैं तो आपकी बाइक और कार की वैल्यू आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या मार्केट में जो भी उसको परचेज करना चाहता है, और बार्टर सिस्टम का चलन है बाज़ार में। किसी के पास गाय हैं, किसी के पास भैंस है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास अनाज है, किसी के पास फर्नीचर है। वो आपकी कार की वैल्यू अपने अपने हिसाब से लगाएगा। मान लीजिए एक आपके किसी के जानकार के पास बकरियां हैं तो वो कहेगा कि 50 बकरियों के बराबर एक कार। अगर आपके किसी जानकार के पास गाय है तो कहेगा कि 4 गाय के बराबर एक कार। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कार की वैल्यू बार्टर सिस्टम के अंदर एक नहीं है। हर व्यक्ति ने उस कार की वैल्यू अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग लगाई है। और उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये भी थी कि बार्टर सिस्टम में आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते थे। आज 5 लाख की बजाय आप अपनी कार को 4.5 लाख में भी बेच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी किसी व्यक्ति के पास 4 घोड़े हैं और वो कार के बदले 3.5 घोड़े देना चाहता है, तो क्या घोड़ों को बांटा जा सकता था? नहीं बांटा जा सकता था। तो इसकी वजह ये है कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि बार्टर सिस्टम के अंदर हम किसी भी वस्तु की वैल्यू को, उसकी कीमत को एक हमारे पास लगाने के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग हिसाब से लगाता था। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। आज मार्केट में आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, और आपने किसी व्यक्ति को अपनी दुकान के ऊपर रखा और 1 महीने बाद आपने उसको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जो भी उसकी सैलरी आपने डिसाइड की और उसको दे दिया। अब आप सोचिए कि अगर बार्टर सिस्टम है और आप अपनी दुकान के ऊपर फर्नीचर बनाते हैं तो उस व्यक्ति को किस हिसाब से पेमेंट देंगे महीने भर बाद? क्या हर महीने आप उसको फर्नीचर देता रहेंगे? तो क्या फर्नीचर देने से उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? मान लीजिए आपसे उसने फर्नीचर ले भी लिया, लेकिन घर पे उसकी अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं, खाने की है, कपड़े की है, जूतों की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो क्या वो बाज़ार में अलग अलग व्यक्तियों को ढूंढेगा और उनको वो फर्नीचर देगा और उसके बदले में
उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो उसका सारा दिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा चला जाएगा, वो आपके पास आकर के काम कब करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम के अंदर अगर आप भविष्य में किसी की पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट देनी है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी, सबसे बड़ी इसकी कमी है। और फोर्थ है हमारे पास, वो है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। स्टोरेज एंड ट्रांसफर। बार्टर सिस्टम में न ही तो हम वैल्यू को स्टोर कर पाते थे और न ही हम वैल्यू को ट्रांसफ़र कर पाते थे। एक इसका एग्जांपल देखिए आप, कि मान लीजिए किसी दंपत्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है और वो अपने बच्चों के लिए आज से ही पैसा जोड़ना प्रारंभ कर देता है। वो उस पैसे को 20 साल का जब बच्चा होता है, जब उसको एफडी के रूप में से बैंक से निकलवा करके और अपने बच्चे के लिए, उसके विवाह या उसके व्यापार के लिए उस पैसे को यूज कर सकता है। अब आप बार्टर सिस्टम में देखिए कि क्या वो वस्तुओं को उसके विवाह या उसके व्यवसाय के लिए जोड़ के रखे। अब अगर वस्तुएं वो जोड़ के रखता है तो वस्तुओं को रखने की भी वैल्यू है। गेहूं को वो रखेगा, उसको कीड़े से बचाएगा, उसके लिए एक स्थान की आवश्यकता होगी, हो सकता है उसका किराया देना पड़ सकता है, उसको कीड़े से बचाना है, उसके वातावरण की मार से बचाना है, उसके चोरों से बचाना है, नहीं तो कोई भी उस सामान को उठा के ले जा सकता है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम के अंदर हम उसको स्टोर भी नहीं कर सकते थे। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मान लीजिए किसी को, आज आप देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति एक जगह व्यापार ना करके अपने व्यापार को दूसरी जगह शिफ्ट करता है, या हम अपने नेटिव प्लेस में विवाह न करके किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, हम वहाँ पर पैसा ले जाते हैं और उस पैसे के बदले सामान खरीद करके और अपना काम कर सकते हैं। हमने अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ बेच दिया और जा करके किसी दूसरे बड़े शहर में उस पैसे से अपनी नई प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल था? ऐसा संभव नहीं था। ट्रांसफ़र करना भी उतना ही मुश्किल था। मान लीजिए अगर किसी के पास 50 भैंसें हैं, 50 गायें हैं, घोड़े हैं, अनाज है, तो क्या वो उस सारे सिस्टम को उठा करके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, जहाँ पर भी चाहता है वो उसको लेके जाएगा? उसको ले जाने की भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जिससे और उसमें टूट फूट आ सकती है, उसका सामान खराब होने की संभावना है, जबकि पैसे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप एक ड्राफ्ट बनवाएं, चेक में या कैश में, किसी भी तरह से उस पैसे को आप दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और उस पैसे को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।